थ्योरम है, एक में डाइवर्जेंस थ्योरम है, उसके बाद ये कॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है? स्टोक्स थ्योरम भी एक मेथड है इसमें हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि लाइन इंटीग्रल कैन बी चेंज इनटू सरफेस इंटीग्रल बाय यूजिंग द फॉर्मूला कर्ल डॉट के डी ए। ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है? स्टोक थ्योरम स्टेट करती है अगर हमारे पास कोई कंपेटिबल रीजन है, ठीक है, यानी कि उसमें इस तरह अगर हम मूव कर रहे हैं और उसमें एक नॉर्मल वेक्टर है, तो उसमें हम स्टोक थ्योरम्स अप्लाई कर सकते हैं। लेट मान लीजिए एस ओरिएंटेड सरफेस है विद यूनिट नॉर्मल वेक्टर फील्ड एन, और ये एज्यूम करते हैं कि एस बाउंडेड है बाय पीस वाइज जॉर्डन कर्व सी, यानी कि पीस वाइज वो पूरा बाउंडेड है, उस ओरिएंटेशन इज कंपेटिबल, यानी कि उसके ओरिएंटेशन में अगर हम कहीं पे भी जाएं तो नॉर्मल वेक्टर ले सकते हैं। अगर एफ वेक्टर फील्ड है और कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है सरफेस एस पर, तब कर्ल एफ डॉट डी आर इज डबल इंटीग्रल ऑफ दैट सरफेस कर्ल एफ डॉट एन डी एस। अब इसका प्रूफ जो है इसको हम बाद में बताएंगे। इस पे एग्जांपल देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम टू इवेल्युएट ए लाइन इंटीग्रल, यानी कि लाइन इंटीग्रल कर्व इंटीग्रल जो है उसको हम स्टोक थ्योरम से कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो इवेल्युएट करना है हमें एक लाइन इंटीग्रल 1/2 वाई स्क्वायर डी एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स डी एक्स, जहां सी क्या है? कर्व है। कर्व किसका है? कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एक्स प्लस जेड इक्वल टू 1। आप ये फिगर में देखिए, ये प्लेन है एक्स जेड, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 1, एंड इलिप्सॉइड यानी कि इलिप्स का सॉलिड फिगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ओरिएंटेड क्लॉकवाइज एज व्यूड फ्रॉम द अबव। यानी कि ये जो सरफेस आ रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन पे, है ना, तो इस सरफेस को कैलकुलेट करना है। ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये देखो, ये जैसे ये लाइन इंटीग्रल है, ये आप देख रहे होंगे, ये बाउंड्री जो मूव कर रही है दोनों के इंटरसेक्शन में, तो ये लाइन इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग सरफेस एरिया मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कर्ल एफ डॉट एन डी एस। एन क्या है इसमें? इसमें परपेंडिकुलर वेक्टर है। कर्ल एफ क्या होगा? जो आप एफ है उससे कर्ल एफ निकालेंगे। ठीक है। और डीएस को कैसे चेंज करते हैं हम? डीएस का मतलब, जब ये जो सरफेस है इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन पर, तो वहां से डीएक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो एफ है वो क्या है? यहां से एफ लिख सकते हैं हम 1/2 वाई स्क्वायर आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के। तो एफ लिख सकते हैं एफ इक्वल टू दिस। द गिवन लाइन इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्योंकि ये जो लाइन इंटीग्रल है जो दिया हुआ है इसको हम एफ डॉट डी आर लिखेंगे, तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा एफ डॉट डी आर। तो उसमें एफ ये हो गया। अब एफ डॉट डी आर का जो फॉर्मूला है स्टोक थ्योरम से, डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस। तो सबसे पहले हम कर्ल एफ निकालेंगे। कर्ल एफ इस वेक्टर से कर्ल एफ निकालेंगे। कर्ल एफ क्या होगा? आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और एफ मतलब एफ के कोफिशिएंट एफ वेक्टर के, तो 1/2 वाई स्क्वायर जेड और एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, तो आपको माइनस आई माइनस जे माइनस वाई की मिलेगी। ठीक है। अब हमारे पास जो प्लेन है, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन एक्स जेड एक्स प्लस जेड इक्वल टू 1। तो यहां से इसका जो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर होगा आई प्लस के, क्योंकि एक्स जेड है
तो आई प्लस के और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आई प्लस के का, अंडर रूट टू होगा, क्योंकि अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर तो अंडर रूट टू, तो नॉर्मल वेक्टर ये हो गया। ठीक है, अब हम कर्ल एफ डॉट एन कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कर्ल एफ के कोफिशिएंट क्या होंगे वेक्टर के, -1 माइनस वाई, और एन के कोफिशिएंट क्या होंगे 1/√2 आई, जे इसमें नहीं है तो जीरो, और के 1/√2 के, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, दिस इंटू जीरो एंड दिस इंटू दिस, तो ये आपको मिलेगा -1/√2 1 प्लस वाई। तो आपने अभी इतना काम किया है कि इसका कर्ल एफ डॉट एन कैलकुलेट किया है। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, डीएस कैलकुलेट करना है। ये डीएस यानी कि डीएस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर लेते हैं। तो डीएस का फॉर्मूला आपको पहले से पता है कि डीएस होता है अंडर रूट जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वन डी ए, और जेड क्या है आपका एक्स प्लस जेड इक्वल टू वन है, तो जेड इक्वल टू है 1 माइनस एक्स, तो आप जेड एक्स कैलकुलेट करेंगे तो -1 मिलेगा, जेड वाई कैलकुलेट करेंगे तो 0 मिलेगा, +1, तो ये अंडर रूट टू डी आ गया। तो हमने दूसरी चीज इस इंटीग्रल में डीएस कैलकुलेट करी, तो डीएस हमारा कितना आ गया, अंडर रूट टू डी ए। ओके, अब हमें तीसरी चीज क्या करनी है, एक्स वाई जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं उसकी हमें लिमिट लेनी है। तो इसमें जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो इंटरसेक्शन किसका हो रहा है, प्लेन का और इस इलिप्सॉइड का हो रहा है। तो दोनों का जब प्रोजेक्शन एक्स वाई पर लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जेड की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपका जो इलिप्सॉइड की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, तो उसमें जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है जेड इक्वल टू वन माइनस एक्स, ये इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। जब इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन पर मिलेगा। तो अब आप दोनों का इंटरसेक्शन देख रहे हैं, तो ये इस तरह की हमें एक सर्कल की इक्वेशन मिल रही है, यानी कि जिसका सेंटर जो है वो 1/2, 0 है और रेडियस 1/2 है। ओके, तो सेंटर 1/2 यानी कि 0.5 और 0, तो 0.50 ये बनाएंगे तो इस तरह का ये सर्किल बनेगा एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, अब इस सर्किल को हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेंगे क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट करना इजी रहेगा लिमिट लेने के लिए। तो हमने इसमें क्या किया, ये जो x -1/2 है इसको r cos थीटा लिया और y इक्वल टू r sin थीटा लिया। तो ये जब ये वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे रफ में कैलकुलेट किया है, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r cos थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा और इसको उधर पहुंचा देंगे तो r cos थीटा, तो r कैंसिल हो जाएगा, r cos थीटा। तो इसकी एक जो इक्वेशन आई वो r इक्वल टू cos थीटा, ये इक्वेशन आई जो देखो यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे आई मैंने आपको बता दिया है कि x -1/2 को r cos थीटा पुट करेंगे और y को r sin थीटा पुट करेंगे, तो ये r cos थीटा r इक्वल टू cos थीटा आ गया। ठीक है, अब जो हमारा फाइनल इवेल्युएशन है वो ये हो गया, स्टोक्स थ्योरम में हमने सारी वैल्यू लगा दी। ठीक है, कर्ल एफ डॉट एन की वैल्यू भी लगा दी और डीएस की वैल्यू भी लगा दी। अब हम लिमिट लगा रहे हैं, तो लिमिट में यानी कि लिमिट जो है ये r इक्वल टू cos थीटा, तो r इक्वल टू cos थीटा और यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, जीरो से कहां तक जा रहा है r cos थीटा। तो r अब हमने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया इसको। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया तो x को r cos थीटा लेते हैं, y को r sin थीटा लेते हैं, तो यहाँ पर y r sin थीटा इसमें हमने लगा दिया, और dA को क्या लेते हैं, r dr d थीटा जब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, और लिमिट r की लेते हैं पहले और इधर थीटा की लेते हैं, क्योंकि थीटा की लिमिट आपकी क्या है, 0 से कहां तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है। इसको अब हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये पाई तक जा रहा है। देखो यहाँ पे 0 है
और ये पूरा घूम गया, मतलब हाफ घूम गया, तो ये पाई तक गया। तो 0 से पाई थीटा की लिमिट हो गई, और आर की लिमिट यहाँ 0 है, और इसका सर्कल क्या है, आर इक्वल टू कोस थीटा। तो आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू कोस थीटा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर -π/4 आएगा। इसमें किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल प्रोसीड अहेड। इसके बाद एक एग्जाम्पल 2 है, जिसमें आपको वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम करना है फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस। लेट एस बी द पोर्शन ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, एस जो सरफेस है इस प्लेन का पोर्शन है, दैट लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, जो फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब होता है इसमें एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें जैसे फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर एक्स ये पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, और ये जेड पॉजिटिव है। तो इसको जब हम तीनों को मिलाएंगे तो ये इस तरह का ये सरफेस है जो नेट बना के दिखा रखा है, ये सरफेस है एस, फर्स्ट ऑक्टेंट में जो लाई कर रहा है। एंड लेट सी बी द बाउंड्री ऑफ द एस, और जो सी है ऐसे ये बाउंड्री दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जो एस इसकी है पूरी बाउंड्री है इस एस की। यानी कि एस जो है E1 प्लस E2 प्लस E3, ये पूरी बाउंड्री है, ट्रेवर्स्ड काउंटर क्लॉकवाइज, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इसको हम ऊपर से देखते हैं, अब आपको स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है फॉर द सरफेस एस, इस सरफेस एस के लिए, और वेक्टर फील्ड जिसका एफ दिया गया है -1/2 -3/2 y² i -2xyj प्लस yz k। ओके, तो इसका मतलब क्या इसमें पूछा गया है, इसमें जो ये पूछा गया है कि जो लाइन इंटीग्रल है इससे भी आपको कैलकुलेट करना है, और जो सरफेस इंटीग्रल जो इसके इक्वल होता है इससे भी कैलकुलेट करना है। दोनों को आपको सेम दिखाना है, बिकॉज वी नो दैट लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन टी एस हैव द सेम वैल्यू। तो दोनों को हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम कैसे करेंगे, पहले करने के लिए अब हम इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर करेंगे। तो इसमें तीन एज है, मतलब तीन लाइन है, एक E1 की है, एक E2 की है, एक E3 की है। तो जो E1 की लाइन है, आप देखेंगे जो E1 लाइन है वो एक्स वाई प्लेन पर है। तो एक्स वाई प्लेन पर है तो उसमें z कोऑर्डिनेट 0 है। जो E2 लाइन है वो YZ प्लेन पर है, आप देखें फिगर में YZ पे E2 लाइन है, तो उसमें आपका x 0 है। और ये जो है XZ पर है E3, इसमें y 0 हो जाएगा। इस वजह से जो इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गई, y प्लस जेड इक्वल टू 1 हो गई, x प्लस जेड इक्वल टू 1 हो गई। ठीक है, और तीनों को मिला दिया जाए तो वो आपका C हो गया। ओके, अब हम वन बाय वन इनको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एज E1 को कैलकुलेट करेंगे लाइन इंटीग्रल से, जैसा कि हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें करना क्या होता है कि इसमें हम इसको मान लेते हैं x इक्वल टू 1 माइनस टी, वाई इक्वल टू टी, जेड इक्वल टू 0, टी लाइज बिटवीन 0 टू 1। ठीक है, तो ये कैसे आता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट हैं, देखिए अगर मान लीजिए दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट R0 है और एक पॉइंट R1 है, इस तरीके से। ठीक है, तो उस केस में जो RT की जो हम इक्वेशन लिखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में,
तो वो इस तरह से लिखते हैं 1 माइनस टी आर नॉट प्लस टी टाइम्स आर वन। और टी की लिमिट हमेशा हम इस तरह का लिखते हैं, तो 0 to 1 ही आएगी, 0 से 1 के बीच में। ठीक है। तो अब जैसे ये आप जब इवन ले रहे हैं, मैं एक बार आपको दिखा दूं। जब आप ये इवन ले रहे हैं तो आप देखिए इवन में जो पॉइंट है वो 1 0 0 है और 0 1 0 है। ठीक है। क्या पॉइंट है? तो इसकी आर टी की इक्वेशन क्या बनेगी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसकी आर टी की इक्वेशन बनेगी 1 माइनस टी, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे पॉइंट को। क्या है इसका पॉइंट? एक्स एक्सिस पर 1 0 0 प्लस टी टाइम्स दूसरा पॉइंट क्या है, 0 1 0 इंटू टी। तो ये वेक्टर फॉर्म में 1 माइनस टी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएगा, प्लस दूसरा जो है 0 टी 0 आएगा। इनको जब ऐड करेंगे तो ये 1 माइनस टी 0 आएगा। ठीक है। तो इस पर आप गौर करिए। तो जो पहला पॉइंट है वो x का 1 माइनस टी हो गया, दूसरा पॉइंट y का t हो गया, और तीसरा पॉइंट z का 0 हो गया। और इसमें हमेशा t जो है 0 से 1 के बीच में रहता है। तो अब देखिए जब मैंने इसको कैलकुलेट किया यहां पर, ठीक है, इसके हिसाब से पैरामेट्रिक फॉर्म हमेशा लेते हैं। तो x 1 माइनस टी है, y t है, z 0 है, और t हमेशा 0 to 1 के बीच में रहेगा। ठीक है। तो अब देखिए आर टी क्या है, अब इसका जब हम वेक्टर लिख देंगे आर टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी आई प्लस टी जे, क्योंकि z 0 है, और इसका डी आर मतलब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस डी टी आई प्लस डी टी जे हो जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। और एफ टी को भी हम चेंज कर लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, और उसमें एक्स की वैल्यू और वाई की और जेड की वैल्यू पुट करके, तो ये आ जाएगा -1/3 टी स्क्वायर आई माइनस 2t 1 माइनस टी जे। तो फाइनली E1 का जो एफ डॉट डी आर हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, एफ क्या है आपका, ये है, और डी आर क्या है, ये है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा हमने टी में, तो इस तरह की ये इक्वेशन आ गई। डॉट प्रोडक्ट करा, क्योंकि देखो ये आई क्या है, इस आई के साथ करेंगे तो ये -1/3 स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा 3t स्क्वायर 3/2 टी स्क्वायर डी टी। और जब इस वाले को करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डी टी कॉमन ले लेंगे। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। t³/3 t²/2 t³/3 और लिमिट 0 to 1 लगाएंगे तो फाइनली आपको ये 1/6 मिल जाएगा। अब ये आप बताइए, इतना जो मैंने बताया आपको समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताइए। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, कोई नहीं बोल रहे हैं? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये जितना मैंने आपको बताया ये समझ में आ गया? हेलो, जफरशन बानो, आर यू देयर? यस सर। ये जो मैंने इतना सर पोर्शन, पैरामेट्रिक, हाँ सर ये जब इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तब एक बार बता दीजिए सर। हाँ वही मैंने बताया आप लोगों को। ये देखिए, ये जो पहली इवन है इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके अंदर देखिए ये जो इसका पॉइंट है यहाँ पर, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 0 0, और यहाँ पर y का पॉइंट क्या है, 0 1 0। तो जो पहला पॉइंट है उसको हम आर 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 नोट मानते हैं, दूसरे को R1 मानते हैं। तो जो यही लिखा मैंने, तो ये इक्वेशन हमेशा इस तरह से यूज करनी है कि 1 माइनस टी आर नॉट प्लस टी टाइम्स R1। और जब इस तरह से इक्वेशन लेंगे तो उसमें t की वैल्यू 0 to 1 लेनी है हमेशा। ठीक है।
तो अब आर टी कैसे लिखा हमने, 1 - t। अब इसका आर नोट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, 100। तो ये 100 लिखा, प्लस टी टाइम्स दूसरा पॉइंट क्या है, 010। तो ये हमने 010 लिखा इंटू टी। अब ये वेक्टर फॉर्म में है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 - t को 1 में करेंगे तो 1 - t आएगा, 0 में करेंगे तो 0, 0 में करेंगे 0। इसी तरह टी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 t 0 हो जाएगा। और जब ऐड करेंगे पहले कंपोनेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, तो 1 - t को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 - t आएगा। फिर 0 को t के साथ ऐड करेंगे तो t आएगा, फिर 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो मतलब x का हो गया, दूसरा y का, तीसरा z का, और t की वैल्यू 0 to 1 हो गई। तो यहाँ पर यही लिखा गया है ना, x को 1 - t, y को t, z को 0, और t की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है। ठीक है। अब आपको E1 का f डॉट डी आर कैलकुलेट करना है। तो f डॉट डी आर, ओके। तो अब ये जो इसमें जो ये जो इक्वेशन बनती है, ये किसकी बनती है, आर टी की। तो यहाँ इन्होंने कैपिटल में लिया है, मैंने स्मॉल में लिखा है, तो इस मतलब इस बुक में इन्होंने कैपिटल में लिया हुआ है। तो कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो आर टी मतलब इसकी इक्वेशन 1 - ti tj और 0 k। तो 0 छोड़ दिया उसमें, 1 - ti tj। डी आर मतलब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो इसका डेरिवेटिव हो गया -1 इंटू डी टी, इसका डेरिवेटिव खाली डी टी। और एफ टी -3/2 t² i -2t 1 - t। एफ टी कैसे आएगा, जो आपको एफ दिया है, एफ जो दिया है उसमें y की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू और वाई जेड की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपने निकाला है। और फिर एफ डॉट डी आर मतलब दोनों का डॉट पुट करके इंटीग्रल कैलकुलेट कर ले। अब ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फिर बताइए। आ रहा है सर। हेलो, है ना। जी। इसी तरीके से दूसरे को भी कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी आप उस पहले के पॉइंट, अब दूसरे को करेंगे तो उसमें ये मान लीजिए पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो ये दूसरे को भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 - इसने s लिया है तो जरूर नहीं s लेना, t में भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगेन दोबारा। ठीक है। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 - t, z इक्वल टू t, और t की वैल्यू 0 to 1 के बीच में आएगी। फिर दोबारा आर टी कैलकुलेट करिए, डी आर कैलकुलेट करिए, और एफ टी कैलकुलेट करिए। फिर दोबारा उसके लिए एफ डॉट डी आर कैलकुलेट करिए। फिर ऐसे तीसरी एज के लिए भी, फिर पूरा जो लाइन इंटीग्रल होगा तीनों को ऐड कर देंगे। तो तीनों को जब ऐड कर देंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, लाइन इंटीग्रल जो तीनों का हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तस्दीक करो, नहीं तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। जी सर, आ रहा समझ। हाँ, इसके बाद अब जो हमने 1/3 कैलकुलेट किया वो हमें शो करना है। ये तो हमने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया। अभी जो इसका रिवर्स, इसका जो ये इक्विवेलेंट किसके है, स्टोक थ्योरम से डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस। तो अब इससे भी निकाल के बताना है, ये सरफेस के लिए, इससे भी 1/3 आना चाहिए, तो अभी वेरिफिकेशन होगा। तो कर्ल एफ आपका क्या है, आई जे के, एफ के आपने कर्ल एफ लिखना है तो आई जे के। अब उसका क्या नाम है, डेल क्रॉस एफ होता है ना, तो डेल के कोफिशिएंट लिखे, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय जेड। और आप दो बोलते हो तो डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड। और फिर एफ के कोफिशिएंट लिखे 1 - 1/3 y² -2xy वाई जेड इक्वल टू जेड आई प्लस वाई के। ओके। द ट्रायंगुलर रीजन, द सरफेस ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड है। तो यहाँ से इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, i प्लस जे प्लस के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1² प्लस 1² प्लस 1², तो √3 हो जाएगा। n हो गया इस प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर। तो ये वेक्टर की इक्वेशन भी होती है r डॉट एन इक्वल टू 0, r डॉट एन डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है n निकाल लिया हमने। ठीक है, और इससे z भी निकाल लेंगे, z निकाल लिया। अभी कर्ल एफ डॉट एन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। और यहाँ से जो z निकाला है, इससे जेड एक्स निकालेंगे, जेड वाई निकालेंगे, फिर उससे हम डी एस निकाल लेंगे। डी एस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एस। तो ये √3 डी आ गया। ठीक है। अब इसको हम जब एक्स वाई प्लेन पर लेंगे, यानी डी ले लिया इसको 1/√, जब इसको हम डीए में चेंज करते हैं तो जो सरफेस इंटीग्रल एस है, यानी कि वो सरफेस की प्रोजेक्शन ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन पर।
तो डी लिख दिया इससे, 1/√3 1 माइनस एक्स √3 DA। अब ये देखिए एक्स वाई प्लेन पर जो ये आपका जो ट्रायंगुलर रीजन है, तो एक्स की लिमिट देखो 0 to 1 है और वाई की लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स है। क्लियर है ना ये? तो 0 to 1 0 to 1 माइनस एक्स। अब इसको वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर देंगे, फिर उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में करके आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर भी 1/3 आ रहा है। तो यहां से हमने देखा कि इंटीग्रल f.dr इक्वल टू 1/3 इक्वल टू कर्ल f.nds दोनों से बराबर आ गया। तो इससे हम क्लेम करते हैं कि स्टोक थ्योरम से और उससे दोनों का बराबर दिखा है। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, ये समझ में आ गया? जी सर। हाँ, तो ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर फॉर दोनों को इक्वल लिखा देंगे तो स्टोक्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगी ना? वेरीफाई हो गया। यस अलग सर, वेरीफाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको लाइन इंटीग्रल से भी निकालना है और स्टोक थ्योरम से भी निकालना है। वेरीफाई करना था ना इसको, वेरीफाई स्टोक थ्योरम फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस। तो ये वेरीफाई पूछ रहा है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द सरफेस एस एंड वेक्टर फील्ड दिस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें ये बोल रहा है कि आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम टू इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल। तो इवैल्यूएट करना है कर्ल f.nds, जहां पर f आपको ये दिया गया है और s जो है, s इज द पार्ट ऑफ द सरफेस z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y² विद z ग्रेटर देन 0। तो ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस, इसकी इक्वेशन है z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y²। और ये जो कर्व है बाउंड्री पे जो दिख रही है, ये सर्किल टाइप की फॉर्म है। तो इसमें अगर हम z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, इसकी बाउंड्री की। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए z इक्वल टू 0 लेंगे इन द इक्वेशन ऑफ द सरफेस। वी फाइंड दैट द बाउंड्री ऑफ द कर्व c फॉर s इज द इलिप्स। जब हमने z इक्वल टू 0 लिया तो ये जो कर्व है, बाउंड्री जो बन रही है सरफेस की, वो क्या बन रही है? इलिप्स बन रही है। और उस पे अपवर्ड जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है? n है ऑन s। ठीक है, लेट s स्टार s स्टार जो हमने इलिप्टिकल डिस्क, जो डिस्क है उसको हम, ये जो डिस्क फॉर्म है यानी सर्कुलर फॉर्म में, इसको हम s स्टार से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y² लेस देन इक्वल टू 1 z इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देखते हैं कि s स्टार हैव द सेम बाउंड्री एंड सेम ओरिएंटेशन। जो s है सरफेस है, उसकी भी यही डायरेक्शन है, और s स्टार जो है उसमें नॉर्मल वेक्टर क्या है? k है। तो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें हम कर्ल f निकाल लेंगे। कर्ल f ये निकाल लिया हमने, और सिंस z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 है तो f.k क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बाउंड्री है यहाँ पर z क्या है? 0। तो z इक्वल टू 0 इसमें अगर हम लगाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कर्ल f 0 हो जाएगा। कर्ल f 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू पूरे की 0 आ जाएगी। तो इसका जो आंसर है 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1 2 3 4 5 4 13, ये आप लोग देख लेना। स्टोक्स थ्योरम का वेरिफिकेशन कराया मैंने आज। नेक्स्ट क्लास में एक डाइवर्जेंस थ्योरम और है, वो कराएंगे। और इनके जो है देखेंगे प्रूफ कराएंगे नहीं कराएंगे, लेकिन डाइवर्जेंस थ्योरम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे तो उसके बाद फिर ये आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल भी मैं क्लास लूंगा।
कल कितने बजे सर? हाँ, सर कल क्लास कितने बजे होगी? इसी टाइम पे होगी। 10 बजे सर। हाँ, 10 बजे। सर 10 बजे हमारे कंप्यूटर की क्लास है कल। अब कंप्यूटर शुरू हो गया।